नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार ग्रहण करने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रूस के लोगों से वह प्यार करते हैं, वह रूस को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन अगर युद्ध नहीं रुका तो फिर उनको कड़े फैसले लेने होंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी का मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी किया है। उनके खिलाफ बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाना है, इसलिए गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को खतरा उन्होंने पंजाब की गाड़ियों को बताया है। खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आज 59 दिन पूरे हो गए हैं। आज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब सरकार के ऊपर फटकार लगाते हुए कहा कि डल्लेवाल को खतरे से बाहर बताना गलत है। ये कहिए कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। एसजीपीसी के चुनाव में वोटर लिस्ट में खामियां होने को लेकर श्रोमणी अकाली दल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलेगा। यह बात आज सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ में हुई एसजीपीसी और श्रोमणी अकाली दल की मीटिंग के बाद कही है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर अमेरिका, रूस और चीन के बारे में। आज हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार ग्रहण करने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाने का वायदा किया। शी जिनपिंग ने पुतिन से रणनीतिक सहयोग को और व्यापक करने और आपसी समर्थन को मजबूत करने और वैध हितों की रक्षा करने की बात कही। मंगलवार को ट्रंप ने बीजिंग पर टैक्स लगाने की धमकी दी थी और रूस से कहा था कि अगर वह यूक्रेन जंग रोकने के लिए समझौता नहीं करता तो मॉस्को को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चीन से आयात होने वाले सामान के ऊपर 10% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। यह टैरिफ 1 फरवरी से लगाने पर विचार हो रहा है। रूस के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी यसाकोव के अनुसार पुतिन ने शी जिनपिंग से कहा कि यूक्रेन को लेकर किसी भी समझौते से रूसी हितों की रक्षा होनी चाहिए। हालांकि दोनों ही नेताओं ने कहा कि यह बातचीत ट्रंप के शपथ ग्रहण से संबंधित नहीं है, लेकिन ये है तो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से ही संबंधित, क्योंकि जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए हैं उन्होंने सबसे पहले धमकी दी चीन को। इसके अलावा उन्होंने कहीं ना कहीं रूस के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है कि आप जल्दी से यूक्रेन के साथ समझौता करिए, नहीं तो हमें कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, जिसके कारण ही रूस और चीन के बीच में ये बातचीत हुई है, द्विपक्षीय बातचीत हुई है, ताकि अमेरिका को ये दिखाया जा सके कि अगर वो एक बड़ी महाशक्ति है तो रूस और चीन भी अपने आप में महाशक्तियां हैं और इन दोनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसके तुरंत बाद, इस बातचीत के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया। उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी जिसमें लिखा कि मैं रूस को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं रूसी लोगों को प्यार करता हूं और मैंने राष्ट्रपति पुतिन से हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखे, बावजूद कि रेडिकल लेफ्ट रशिया का हंगामा खड़ा किया हुआ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में हमारी मदद की थी। इस दौरान उसने लगभग 60 लाख लोगों को गंवाया। ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के संकट से जूझते रूस और राष्ट्रपति पुतिन को मैं बड़ी राहत दूंगा। मैं उनसे कहने वाला हूं, इस बेकार के युद्ध को बंद करो और समझौता करो। यह जंग और बदतर ही होती जाएगी। अगर हम कोई समझौता नहीं कर पाए तो मेरे पास रूस पर भारी भरकम टैक्स और आयात शुल्क थोपने और रूसी सामानों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा और उन पर भी प्रतिबंध लगेगा जो इसमें साझीदार हैं। इस जंग को ख़त्म करना होगा, जो कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो शुरू ही नहीं होती। हम इसे सीधे तरीके से कर सकते हैं या टेढ़े तरीके से और आसान तरीके से
हमेशा ही अच्छा होता है। समझौता करने का समय आ गया है और अधिक जाने नहीं जानी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है, ये लंबी पोस्ट है, ये डोनाल्ड ट्रंप की है। तो एक हिसाब से उन्होंने रूस को ये कहा कि आप भाई सीधे तरीके से समझौता कर लो, नहीं तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, आपके जो आयात शुल्क है वो ज़्यादा लगाएंगे, आपकी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये धमकी आई। तो कहीं ना कहीं इसी के पीछे जो शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, तो चीन और रूस की जो बातचीत का जो पूरा मामला है, रशिया और चीन चाइना के बीच की जो बातचीत का, वो इसी चीज़ के बीच में छुपा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे एकदम से बनने के बाद अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे जियोपॉलिटिकली अपने आप को एकदम सबसे पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं जो पुतिन और जो शी जिनपिंग की बातचीत है उसने थोड़ा सा रोक लगाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके अंदाज पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्या वो 1 फरवरी से जो चीन के ऊपर वो आयात शुल्क लगाने की बात कर रहे हैं, 10% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, अगर वो लागू कर देते हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं रूस और चीन का इतना, रशिया और चाइना का इतना दबाव मान नहीं रहे हैं। तो वो अब आगे आने वाले उनके फैसले हैं उससे डिसाइड होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रशिया और चाइना को कैसे देख रहे हैं, कि उनको लाइटली ले रहे हैं या फिर उनको सीरियसली कोई बड़ी थ्रेट अपने लिए या फिर बड़ी पावर अपने खिलाफ कुछ उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आगे वाले फैसलों में दिखेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर इस बारे में है कि बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर पाकिस्तान के नाम छापने की खबर पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कुछ खबरों में दावा किया गया था कि टीम अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेगी। दरअसल होता यह है कि ये आईसीसी इवेंट का मेज़बान देश पाकिस्तान है और आईसीसी इवेंट में सभी देशों को मेज़बान देश का नाम अपनी जर्सी पर लिखना पड़ता है। जब पाकिस्तान 2023 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेलने आया था तो बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम की जर्सी पर छपे लोगों में भारत का नाम लिखा हुआ था। यह आईसीसी टूर्नामेंटों का आम प्रोटोकॉल है। लेकिन इंडिया में जो गोदी मीडिया है और जो कहीं ना कहीं मुसलमानों या पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाला मीडिया है, उसने ये खबरें छापना शुरू कर दी थी कि भारत अपनी जर्सी के ऊपर मेज़बान देश पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेगा, और ये लगातार खबरें छापी जा रही थी। अब इसके ऊपर बीसीसीआई को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है और बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पीटीआई से कहा है कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आईसीसी की ड्रेस से संबंधित हर नियम का पालन करेगी। उन्होंने कहा, लोगो और ड्रेस कोड के संबंध में अन्य टीमें जो भी करेंगी हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीसी ने कहा है यदि खिलाड़ियों की किट पर मेजबान देश पाकिस्तान के नाम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो नहीं पाया गया तो भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन आपको पता है कि पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन उसमें एक पेच ये है कि भारत ने पाकिस्तान जाकर वहां पर खेलने से मना कर दिया है, जिसके कारण वहां पर जो मैच हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, यानी कि जो भारत के मैच होंगे वो सभी दुबई में खेले जाएंगे, बाकी दुनिया की जितनी भी टीमें हैं वो पाकिस्तान में ही मैच खेलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक दोगला स्टैंड था। इंडिया की टीम को पाकिस्तान में जाके खेलना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर 2023 में वर्ल्ड कप में इंडिया के भी तो खेले थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये फैसला लिया है, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। और लेकिन अब ये लिया गया है तो लिया गया, जबकि जो खेल होते हैं, जो स्पोर्ट्स होता है, वो इंटरनेशनल जो ब्रदरहुड है उसको बढ़ावा देने के लिए होता है। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जो बंधुत्व है, भाईचारा है सभी देशों के बीच में, उसको कायम करने के लिए खेल खेले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस हिसाब से जहर भरने के लिए पिछले कुछ समय से जो मौजूदा सत्ता है वो प्रयास कर रही है, तो वो बड़ा दुख भी होता है, बड़ा अजीब भी लगता है कि जो मौजूदा सत्ता है वो इसको किस नज़रिए से देखती है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी का मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी करते हुए केंद्र से 7 मांगे रखी हैं। उन्होंने मध्य वर्ग को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्हें टैक्स टेररिज्म से पीड़ित बताया है। केजरीवाल ने दूसरी पार्टियों पर नोट बैंक और वोट बैंक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने मध्य वर्ग को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा
कि दूसरी पार्टियों के लिए बड़े उद्योगपति नोट बैंक हैं और बाकी लोग वोट बैंक हैं। मध्य वर्ग ऐसा वर्ग है जो पिस कर रह गया है। मध्य वर्ग को राहत देने के लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी हैं और अगले बजट में इन्हें शामिल किए जाने की अपील की है। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। दूसरी मांग उन्होंने रखी है उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप देने की बात कही है। तीसरा है स्वास्थ्य का बजट भी 10% तक बढ़ाया जाए। और चौथी, इनकम टैक्स की छूट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। पांचवी, आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी को खत्म कर दिया जाए। छठी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं बनाई जाएं और देश के सभी अस्पतालों में उनका इलाज निःशुल्क किया जाए। सातवीं, पहले बुजुर्गों को रेलवे के किराए में 50% छूट मिलती थी, उसे बहाल किया जाए। तो ये 7 मांगे केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने रखी हैं और इसको मिडिल क्लास मैनिफेस्टो बताया है। और 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी उस समय भी बहुत सारे लेखकों ने लिखा था कि जो ये करप्शन को लेकर जिस हिसाब से डायलॉग बाजी करके आम आदमी पार्टी उभरी है, तो ये एक मिडिल क्लास ड्रीम ही, इंडियन पॉलिटिक्स का ड्रीम ही बताया गया था। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में थोड़ा सा मुश्किल फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में, इसलिए वो दोबारा से अपना जो मिडिल क्लास इमेज है, मिडिल क्लास की पार्टी होने का जो इमेज है, उसको वापस से लेके आना चाहते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये 7 डिमांड्स उन्होंने केंद्र सरकार के सामने रखी हैं। लेकिन सबसे मजेदार ये है कि जो उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, वो भी जबरदस्त आइटम हैं। मैं जब आइटम, आपको लगेगा कि नेता के लिए आइटम शब्द बरत रहा है, लेकिन सच में ही वो आइटम है। आज उन्होंने एक अजीब किस्म की स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पंजाब नंबर की हजारों गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट और इसके आसपास के सारे होटल बुक करा लिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब से आए लोग बिना अनुमति के नई दिल्ली इलाके की झुग्गियों में सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। तो इस किस्म के जो आरोप हैं वो प्रवेश वर्मा ने लगाए हैं। पंजाब के लोगों के, जो पंजाब की गाड़ियां हैं, उनको पहले ही दिल्ली में घुसने से पहले ही रोक दिया जाता है। उनके चालान भी दिल्ली पुलिस खूब करती है। पता नहीं दिल्ली पुलिस को किस चीज़ का बैर निकालती है पंजाब नंबर की गाड़ियों से। अब बीजेपी के नेताओं को पंजाब नंबर की गाड़ियां दिल्ली में नहीं सुहा रही हैं, तो ये भी वो एजेंडा बना रहे हैं। हालांकि बड़ा अजीब है। और जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं नई दिल्ली से, संदीप दीक्षित, उन्होंने भी इसी किस्म की बात कही है। तो ये अजीब ही है कि पंजाब नंबर की गाड़ियां बीजेपी वालों को, प्रवेश वर्मा जैसे लोगों को तंग क्यों कर रही हैं, ये बड़ा अजीब भी है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर किसान आंदोलन से। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे आज 59 दिन हो गए हैं। हालांकि उन्होंने शनिवार को ड्रिप लगवा ली थी, यानी कि वो मेडिकल सहायता ले रहे हैं। आज एक अजीब किस्म की चीज़ भी देखने को मिली। राजेंद्र अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टरों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने किसानों के रवैये को लेकर ऐतराज जताया है। हालांकि अभी भी राजेंद्र अस्पताल के डॉक्टरों की टीम डल्लेवाल की सेहत पर नजर बनाए हुए है। इसको लेकर किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया कि बीती रात को डल्लेवाल को ड्रिप देने में चूक हुई। उन्होंने कहा कि ड्रिप खत्म करने का तय समय होता है, लेकिन बीती रात को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने इसकी रफ्तार तेज कर दी। इससे डल्लेवाल के हाथ में सूजन आ गई। उस समय वहां पर सीनियर डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। कुहाड़ का दावा है कि चिट्ठी के बहाने डॉक्टरों की टीम अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। वहीं आज जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। इसमें पंजाब सरकार का पक्ष लेकर पहुंचे एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने बताया कि केस में कई सकारात्मक सुधार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो कुछ हुआ है उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए वो मैं आपको बता देता हूँ। आज सबसे पहले तो जो पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह थे, उन्होंने अदालत को बताया कि 18 जनवरी को केंद्र ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। उन्होंने 14 फरवरी को किसानों के साथ मीटिंग निर्धारित की है। इसके बाद डल्लेवाल और अन्य किसानों ने भी चिकित्सा सहायता लेना शुरू कर दिया है। चिकित्सा सहायता के बाद उनकी सेहत में सुधार है। पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट को बताया कि डल्लेवाल
को प्रदर्शन स्थल के पास बनाए गए अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें उम्मीद है कि डल्लेवाल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। जब तक वह मानसिक रूप से मजबूत हैं, वह अपने हितों के लिए लड़ सकेंगे। अदालत ने कहा, डल्लेवाल ने 14 फरवरी को निर्धारित वार्ता में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की है। हमें यह भी सूचित किया गया है कि कुछ अन्य किसान नेताओं ने भी अपना उपवास तोड़ दिया है और बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। सभी हितधारक कार्रवाई करने में सक्षम होंगे और राष्ट्र हित में भी मुद्दे होंगे, उन्हें आगे हल करेंगे। जो हेल्थ रिपोर्ट थी उसको लेकर एक बार बीच में जो जज हैं जस्टिस सूर्यकांत, वो भड़क भी गए थे। उन्होंने कहा वह लाइन हटा दी जाए जिसमें कहा गया है कि डल्लेवाल खतरे से बाहर हैं। बस इतना कहिए कि उनकी हालत में सुधार हुआ है, वो खतरे से बाहर नहीं है। वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए अवमानना कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और अधिकारियों की उपस्थिति भी की अनिवार्यता भी अब समाप्त कर दी है। मामले की अगली सुनवाई फरवरी के अंत में होगी, यानी कि फरवरी महीने के एंड में जो अगली सुनवाई होने जा रही है। और जो जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात पकड़ी है, ये पकड़ी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स में बार बार लिखा जा रहा है, जगजीत सिंह डल्लेवाल खतरे से बाहर नहीं है। बस इतना कहिए कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है क्योंकि उन्होंने मेडिकल एड ले ली है, उनको ड्रिप लगा दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। और आपको बता दें कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, हालांकि उन्होंने अभी कल भी कहा था कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। जो 121 किसान मरण वर्त पर बैठे थे उनके कारण उनके कारण मेरे ऊपर दबाव आया और ट्रीटमेंट लेने के लिए मुझे राजी होना पड़ा। मोर्चा हम रोटी से नहीं, अकाल पुरख की मेहर से जीतेंगे। और अगर गुरु नानक साहब की मेहर करें, शरीर उनका है, उनकी मेहर से ही सब होगा। संगत की भावना है, अगर वे मीटिंग में ले जाएंगे तो मैं भी मीटिंग में जाऊंगा। आज तमिलनाडु के किसानों ने भी भूख हड़ताल आंदोलन का समर्थन किया और अपने राज्यों में उन्होंने प्रोग्राम चलाया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी आज किसानों ने एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। बीते कल महाराष्ट्र में भी किसानों ने जिला स्तर पर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखी थी। अब जो 26 जनवरी है उस दिन ट्रैक्टर मार्च भी किसान निकालेंगे। किसानों ने तय किया है कि 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके बाद दिल्ली कूच को लेकर भी फैसला किया जाएगा। और जो मीटिंग है वो 14 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों की केंद्र सरकार के साथ होने जा रही है। तो किसान आंदोलन से अपडेट थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर चंडीगढ़ से आई। श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी के मेंबर्स की आज बैठक हुई चंडीगढ़ में। बैठक में पार्टी के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ नेता सुखबीर बादल और एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि एसजीपीसी वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां हैं, कई दूसरे धर्मों के लोगों के वोट भी बनाए गए हैं। इस मामले को कल गुरुद्वारा चुनाव आयोग के समक्ष उठाया जाएगा। यह बैठक दोपहर करीब 12 बजे से लेकर 2:15 बजे तक चली। बैठक के बाद दलजीत चीमा ने कहा कि आज की बैठक का मुख्य एजेंडा एसजीपीसी वोटर लिस्ट में अनियमितताएं थी। कई जगह पर अभी तक वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हम आयोग से मांग करेंगे कि आपत्ति दर्ज करवाने की तिथि बढ़ाई जाए। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। कई जगहों पर पूरे गांव के वोट गायब हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लोगों पर धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर फर्जी और अतिरिक्त वोट बनाए गए हैं। कल हम गुरुद्वारा चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। इसके अलावा आज जो एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी है, उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयोग को 24 जनवरी को इसकी जानकारी मिल जाएगी। बीएलओ द्वारा सूचना दी गई और धड़ल्ले से नाम भर दिए गए उन लोगों के नाम सूची में हैं जो सिख भी नहीं है। फोटो का प्रावधान नहीं किया गया। आपत्ति जताने के लिए प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर बादल, कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भूंदड़ और एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी और अन्य नेता शामिल होंगे। श्रोमणी अकाली दल का सदस्यता अभियान 20 जनवरी से शुरू हो गया है। कई बड़े नेता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सुखबीर बादल समेत कई बड़े नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ले ली। अकाली दल ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है।
अब ये सारे मामले को कई लोग, जैसे जिस हिसाब से सुखबीर बादल दोबारा से सेंटर स्टेज ले रहे हैं अकाली दल की, कई लोग जो पिछले समय में 3 महीने पहले जो कुछ चला है, और खासकर 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब की फसील से जो फैसला आया है, उस फैसले को क्या सच में ही जो मौके पर श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप है, क्या वो सच में लागू कर रही है, या फिर दोबारा से सारी तैयारियां सुखबीर सिंह बादल को सेंटर स्टेज पर लेके आने की हो रही है? ये बड़े सवाल हैं। और जो जिस हिसाब से सुखबीर बादल हर मीटिंग में, हर ऐसी चीज़ों में मुखिया के तौर पर भाग ले रहे हैं, सेंटर स्टेज पर होते हैं, बिल्कुल सेंटर में होते हैं, सबसे बड़े लीडर के तौर पर होते हैं, तो ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब नए मेंबर्स अकाली दल में बनाए जा रहे हैं, और एक जो वो मोरल ग्राउंड की बात कही गई थी श्री अकाल तख्त साहिब की फसील से, कि जो ये लीडरशिप है ये लोगों की, श्रोमणी अकाली दल की अगुवाई करने की मोरल जो ग्राउंड थे वो खो चुकी होने की जो बात कही गई थी। तो लेकिन ये तो अब बेशरम होकर दोबारा से ये दिख रहा है। दिसंबर महीना तो पिछला ही महीना था, अगले ही महीने यानी कि जनवरी महीने में ही ये दोबारा से ये जो सारी लीडरशिप है ये सेंटर स्टेज लेती हुई दिख रही है। मेरे को नहीं लगता कि जो नए मेंबरशिप ड्राइव चलाई जा रही है, नए मेंबर बनाए जाएंगे, उससे जो श्रोमणी अकाली दल की ट्रेडिशनल यानी कि पिछले जो 20 साल की जो लीडरशिप है उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि सुखबीर बादल ही दोबारा से सेंटर स्टेज पर होंगे। इसीलिए जो लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि कहीं ना कहीं दोबारा से सुखबीर बादल इस पूरे मामले पे सेंटर स्टेज पे आ जाएंगे, उनकी बात सही होती दिख रही है। खैर, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।